नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 1 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और बातचीत करते हैं। जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन सभी को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो चलिए, आपके सामने टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक नहीं मिले तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप में पीडीएफ लिखकर भेज सकते हैं। तो आपको पीडीएफ का लिंक जो है वो टेलीग्राम का लिंक उपलब्ध हो जाएगा। व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपके सामने कुछ पंक्तियां हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो मेरे मित्रों, अपने इरादों को नेक रखिएगा और हमेशा अपना आत्मविश्वास जो है वो ऊपर रखो। तो निश्चित तौर पर आने वाले एक समय में आपको आवश्यक रूप से ही सफलता हासिल हो जाएगी। तो चलिए, आज के सवालों की शुरुआत करते हैं और आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा 2022 का आयोजन करने जा रहे हैं। यह इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? हालांकि ये सवाल मैं आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा का आयोजन जो है वो 1 अप्रैल को आज 11 बजे जो है वो इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। देश भर के हजारों बच्चे, हजारों शिक्षक और हजारों अभिभावक इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। तो यह इसका कौन सा संस्करण है मेरे मित्रों? यह इस परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण है। इस बार ये ऑफलाइन है, पिछली बार इसका ऑनलाइन आयोजन किया गया था हालांकि, लेकिन ध्यान रखना यह इसका कौन सा संस्करण है? यह इसका 5वां संस्करण है। और कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो दिल्ली जो है, यहाँ दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है? ताल कटोरा स्टेडियम। ताल कटोरा स्टेडियम जो है, यहाँ पर इसका क्या किया जाना है? आयोजन किया जाना है। और देश भर के अलग अलग विद्यालयों से जुड़े हुए अलग अलग राज्यों के बच्चे इसमें क्या होने वाले हैं? भागीदार बनने वाले। छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों को प्रधानमंत्री आज परीक्षा में तनाव मुक्त कैसे रहा जाए, यानी तनाव मुक्त परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाए। जीवन की परीक्षाएं लगातार चलती रहती है, लेकिन अभी एग्जाम यानी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, उसमें तनाव मुक्त कैसे रहा जा सकता है, इस पर चर्चा छात्रों से करने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, रक्षा मंत्रालय ने 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इनमें से किसके साथ समझौता किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री जो हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में, या कहिएगा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्रालय के क्या हैं? राजनाथ सिंह जी ये लखनऊ से आते हैं। कहाँ से आते हैं साहब? लखनऊ उत्तर प्रदेश जो है, लखनऊ और उत्तर प्रदेश यूपी से आते हैं। तो आपको ये बताना है कि भाई ये समझौता जो है वो किस कंपनी के साथ किया है, जिससे 15 ऐसे हल्के लड़ाकू विमान या फिर हेलीकॉप्टर जो है वो खरीदने वाली है भारत सरकार। डसोल्ट कंपनी जो है ये फ्रांस की है और इससे भारत सरकार ने राफेल जो है वो लड़ाकू विमान खरीदे थे। जापानी एरोनॉटिक्स कंपनी से इस प्रकार का कुछ नहीं खरीदा जा रहा है, इसमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है, जो क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारत ने इस प्रकार का क्या किया है? समझौता किया है। इस कंपनी से भारत क्या खरीदने वाला है? तो हेलीकॉप्टर खरीदने वाला है। हेलीकॉप्टर कितने खरीदने वाला है? तो ये 15 हेलीकॉप्टर का समझौता हुआ है और ये 15 हल्के जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? खरीदा जाएगा। कौन सा मंत्रालय खरीद रहा है? तो रक्षा मंत्रालय जो है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिसके मंत्री कौन है? तो जिसके मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है यहाँ पर? ये देखिए, रक्षा और सुरक्षा पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे शॉर्ट में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, पीएच और डी, सीसीआई, इस प्रकार भी इसे लिखा जा सकता है शॉर्ट में। तो इसका पूरा नाम है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? वही बात है, रक्षा क्षेत्र में भारत को किस प्रकार आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सकता है, इसके लिए रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ, रक्षा और सुरक्षा यानी डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो है दोनों अलग अलग है।
डिफेंस व सिक्योरिटी, रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इंडिया मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर अभी हाल ही में किया गया है, ताकि भारत को अपने रक्षा क्षेत्र में एक तो आत्मनिर्भर बनाया जा सके प्लस निर्यात को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या चेन्नई में, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हैदराबाद जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। पीवी सिंधु का संबंध भी कहाँ से, हैदराबाद से। प्लस मेरे मित्रों ये ध्यान रखना कि यहाँ अभी हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का भी क्या किया गया, अनावरण किया गया। बेंगलुरु जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है बसवराज बोम्बई और थावरचंद गहलोत का नाम आपने सुना होगा। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं और बोम्बई साहब जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तमिलनाडु जो है वो, चेन्नई जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको ये भी पता होगा, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो स्टालिन का नाम आपने अगर सुना है तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं स्टालिन साहब। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए, हाल ही में कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए 5वीं श्रृंखला किसके द्वारा लॉन्च की गई, यानी कोयले की जो नीलामी होती है उस कोयले की नीलामी की 5वीं श्रृंखला, कोयला नीलामी जो है, कोयला नीलामी इस कोयला नीलामी की 5वीं श्रृंखला जो है वो अभी हाल ही में क्या की गई है, शुरू की गई है। कोयला नीलामी की 5वीं श्रृंखला जो है वो अभी हाल ही में क्या की गई है, 5वीं श्रृंखला अभी हाल ही में शुरू की गई है। तो यह श्रृंखला जो है वो किसके द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है या लॉन्च की गई है, तो इसका सही जवाब होगा कोल माइनिंग। जो हमारे मिनिस्टर हैं वो प्रहलाद जोशी जी हैं और इनके द्वारा इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। पीयूष गोयल साहब जो हैं वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, प्लस इसके साथ साथ वो केंद्र में खनिज मंत्री के तौर पर भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और निर्मला सीतारमण जो है वो हमारी क्या है, वित्त मंत्री। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी जो हैं इनके पास कौन सा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय है, ये ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय किसके पास है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो ये सब बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल कोल माइनिंग जो है इसकी 5वीं श्रृंखला का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। प्रहलाद जोशी साहब जो हैं वो गुजरात से आते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने आफ्सपा, आफ्सपा का नाम आपने बहुत बार सुना है, खूब चर्चा में रहने वाला है ये आफ्सपा, जिसको फुल फॉर्म क्या है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार जो है वो अधिनियम है आफ्सपा। इसके तहत वहां पर तैनात सुरक्षा बलों को विशेष प्रकार के क्या दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। भाई तलाशी करने की, खोजबीन करने की, जांच पड़ताल करने की, पूछताछ करने की, इस प्रकार के बहुत सारे विशेषाधिकार इनको प्राप्त होते हैं। अब इन आफ्सपा जो है अशांत क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है। तो अशांत क्षेत्रों में अब क्या कर दी गई है, देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कल ट्वीट के माध्यम से गृह मंत्री के द्वारा ये जानकारी दी गई कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ अशांत क्षेत्रों में हम कमी करना चाहते हैं। तो कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके अशांत क्षेत्रों में कमी की गई है, तो असम है, मणिपुर है और नागालैंड है। यानी इन सभी के कुछ कुछ क्षेत्रों में आफ्सपा क्षेत्र जो थे, यानी जहां पर आफ्सपा लगते थे, जिनको अशांत क्षेत्र घोषित कर रखा था, उन अशांत क्षेत्रों में कमी कर दी गई है। अब देखिए मेरे मित्रों, असम जो है 1 अप्रैल से यह सब लागू हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल आज से ही 1 अप्रैल से यही क्या कर दिया जाएगा, यह जो नियम है वो लागू कर दिया जाए। असम के 23 जिले ऐसे हैं, 23 जिले ऐसे हैं जिनमें तो पूर्ण रूप से आफ्सपा को हटा दिया गया है और एक जिला ऐसा है जहां पर आंशिक रूप से आफ्सपा को हटाया गया है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस थाने जो हैं, 15 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां के अशांत क्षेत्रों को अब वहां से आफ्सपा हटा दिया गया है। इसके अलावा नागालैंड के 7 जिले हैं और उनके 15 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां से आफ्सपा को क्या किया गया है, हटाया गया है। तो असम है, मणिपुर है, नागालैंड है। और अभी अभी आपको पता होगा एक बात जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, असम और किसके बीच में, मेघालय के बीच में। असम और मेघालय जो है, असम और कौन सा, मेघालय, कौन सा आलय, मेघालय। असम और मेघालय के बीच में एक शांति समझौता, सीमा समझौता हुआ है। क्या है, सीमा समझौता जो है वो हुआ है किसकी उपस्थिति में, गृह मंत्री की उपस्थिति में। कहाँ हुआ सीमा समझौता, ये दिल्ली में हुआ और किसकी अध्यक्षता में,
गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्यस्थता में गृह मंत्री की मध्यस्थता में ये दोनों समझौता किन किन राज्यों के बीच? असम और मेघालय के बीच में। असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आप लोग जानते होंगे, हेमंत बिश्वा। कौन है भैया? हेमंत बिश्वा है। हेमंत बिश्वा है। हेमंत बिश्वा शर्मा जो है, इन्होंने इस पर सिग्नेचर किए। इधर मेघालय से कोनराड संगमा। जब एक ही कोनराड संगमा, जब आपको पता होगा दोनों राज्यों में और केंद्र में एक जैसी सरकार है तो कितना अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है, तभी तारतम्य स्थापित हो सकता है। अगर राज्यों में विपरीत सरकार होती और केंद्र में भी अलग सरकार होती तो मुझे नहीं लगता था कि इस प्रकार के शांति समझौतों को इतना जल्दी पूरा किया जा सकता था। लेकिन एक ही सरकार इन सब जगह होने की वजह से यह कार्य जल्दी ही क्या कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है। तो पूर्वोत्तर को बहुत तरजीह दी जाती है और पूर्वोत्तर के सभी इस प्रकार के जो विवाद हैं उनको जल्दी जल्दी सुलझाया जा रहा है। जरा देख लीजिएगा, ये आपके सामने असम है। असम की राजधानी जो है वो यहाँ गुवाहाटी है। मेघालय ये रहा जिसकी राजधानी शिलोंग है। और किस किस के कौन कौन से आसपास क्षेत्र को कम किया गया? तो असम के आसपास क्षेत्र को कम किया गया। इसके अलावा मणिपुर के आसपास क्षेत्र को कम किया गया। इसके अलावा नागालैंड के आसपास क्षेत्र को कम किया गया। और पहले सीमा समझौता इन दो के बीच हुआ, असम और मेघालय जो ये हैं इन दोनों के बीच में हुआ। तो अभी इनके आसपास क्षेत्र असम का, नागालैंड का और मणिपुर के जो थे, इन आसपास क्षेत्रों में क्या कर दी गई है? गृह मंत्रालय द्वारा कमी कर दी गई है, यानी अशांत क्षेत्रों में कमी कर दी गई, यानी धीरे धीरे शांति स्थापित वहां हो रही है। अगला सवाल, आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल मुकाबला जो है वो किन देशों के मध्य होगा? तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये आयोजित कहाँ हो रहा है? तो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में महिला आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत बाहर हो चुका है, तो भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत इंग्लैंड नहीं है, भारत ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यानी भारत इसमें है नहीं। इसका मतलब अब फाइनल मुकाबला भारत के साथ नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन आपके वैसे ही कैंसिल हो गए, बच गया एक ही ऑप्शन आपके पास सही राइट आंसर होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब क्या खेला जाना है? इसका फाइनल मुकाबला खेला जाना है। किसके बीच में भैया? एक तो ऑस्ट्रेलिया टीम है, ठीक है, पुरुषों की भी ऑस्ट्रेलिया टीम जो है उसने सबसे ज़्यादा बार अब तक वर्ल्ड कप जीते हैं। और इसके अलावा दूसरी टीम जो है वो कौन सी है? इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड की टीम ने भी क्या किया है? इस प्रकार का जो है वो जीता है। तो ये बातें सारी जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया मरे और डार्लिंग नदियों के लिए प्रमुखता से जानी जाती है, कालगुली और कालगुली, प्लस इसके साथ यहाँ पर पाए जाने वाले जो मरुस्थल हैं उनके लिए भी जानी जाती है। यहाँ के मुख्यतः प्रांत कौन कौन से? तो जरा देखिएगा, यहाँ पर एक क्यू आइसलैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ है ऑस्ट्रेलिया है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया है। इसके ठीक नीचे यहाँ तस्मान सागर पड़ता है, जहाँ पर तस्मानिया है। ये सब बातें भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इसी के नीचे यहाँ पर जो है वो आपका न्यूजीलैंड पड़ता है, जहाँ पर न्यूजीलैंड में क्या किया जा रहा है? इस विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। 1 अप्रैल से शेर बहादुर दौअबा भारत दौरे पर आ रहे हैं। शेर बहादुर दौअबा भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आजकल भारत की ओर आने वाले विदेशियों का जो है वो भरमार लगी हुई है। कुछ तो यूक्रेन और रूस का जो विवाद है उसका निर्णय निकालने के लिए भी पूरा विश्व भारत की ओर नजर गड़ाए हुए है। और बहुत सारे देशों के विदेशी प्रतिनिधि, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं। तो अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया से आए, जापान से आए और अभी ब्रिटेन से आए हुए हैं। और इसके बाद में नेपाल के भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हालांकि इनका इतना उस पर प्रभाव नहीं है, लेकिन उसके बाद रूस के विदेश मंत्री हैं वो भी भारत पधार रहे हैं। तो शेख बहादुर दौअबा किस देश के क्या है? प्रधानमंत्री हैं जो भारत दौरे पर आ रहे हैं। तो इसमें श्रीलंका के नहीं है भैया, यहाँ तो महिंद्रा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे की सरकार है। तो नेपाल इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। अभी बिम्स्टेक जो है क्या है? बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो श्रीलंका के द्वारा की गई। और इसका आयोजन वैसे तो वर्चुअली रूप से हुआ, लेकिन कोलंबो जो है यहाँ पर इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो कोलंबो में आयोजित हुआ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। अध्यक्षता किसने की? श्रीलंका ने। और अभी हाल ही में दौआ साहब जो है, बहादुर दौअबा, ये कहाँ भारत आ रहे हैं? और नेपाल जो है, यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार है। शेख हसीना भारत के यहाँ पर पूर्व में कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसके साथ भारत के क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। और इसे 3 ओर से घिरा हुआ भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है?
त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा सीमा जो है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी है वो भी किसके साथ लगती है? लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किसके साथ लगती है? वो सीमा भी बांग्लादेश के साथ है, लगती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अभी ये रहा आपके सामने नेपाल का मैप, जहां एक और उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, फिर बिहार से लगती है, पश्चिमी बंगाल से लगती है और शिलोंग से लगती है। यानी भारत के 1, 2, 3, 4 और 5, भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। प्लस ऊपरी हिस्सा इसका किसके साथ लिखता है? तिब्बत जो कि चीन का हिस्सा है, उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नेपाल भूटान के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यानी यूके, इसके बाद में यूपी, उसके बाद में बिहार। बिहार के नीतीश कुमार जो हैं, इनके बारे में अलग अलग चर्चाएं चल रही है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो हो सकता है अगले उपराष्ट्रपति बिहार के वर्तमान सीएम जो है वो नीतीश कुमार को बनाया जाए। इसके बाद में पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल में कौन है? ममता दीदी है। इन राज्यों के साथ प्लस एक राज्य है जिसका नाम क्या है? सिक्किम, इसके साथ भी क्या बनाई जा रही है? इसकी सीमा बनाई जा रही है। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति हाल ही में किस देश के विदेश दौरे पर जा रहे हैं? किस देश के विदेशी दौरे पर भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो आज जाने वाले हैं? राष्ट्रपति साहब कौन है? तो आप जानते हैं, रामनाथ कोविंद हैं। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद है। और जल्द ही राष्ट्रपति के इसी वर्ष क्या होने वाले हैं? 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो रामनाथ कोविंद अभी कौन से देश के विदेशी दौरे पर? तो तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड, यानी दोनों के विदेशी दौरे पर एक साथ जा रहे हैं। तो तुर्कमेनिस्तान इस प्रकार जो है नया तुर्कमेनिस्तान बना है, उसके बाद भारत के से पहले राष्ट्रपति हैं जो तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। इसके अलावा आपने नीदरलैंड के बारे में सुना होगा, सेफाली का नाम। सेफाली जो है, इनको अमेरिका ने अपना नया राजदूत कहां पर नियुक्त किया है? तो नीदरलैंड में नियुक्त किया है। नीदरलैंड में सेफाली जो कि भारतीय मूल की है, अमेरिका की बाइडेन सरकार ने इसको नीदरलैंड में अपना राजदूत जो है वो नियुक्त किया है। अभी तुर्कमेनिस्तान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वो अशगबद है। क्या है? अशगबद, जो यहाँ पर स्थित है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये रही यहाँ की राजधानी, जो कि क्या है? हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने, असग, यहाँ पर है अशगबत, अशगबत यहाँ की क्या है भैया? अशगबत यहाँ की राजधानी। एक तरफ ईरान के साथ सीमा लगती है, ये हिस्सा कजाकिस्तान के साथ लगता है, ये हिस्सा उज्बेकिस्तान के साथ लगता है, और इधर नीचे अफगानिस्तान है। ये सीमा इन देशों के साथ स्पर्श होती है। प्लस ये कैस्पियन सागर का दृश्य आप लोग जानते होंगे, कैस्पियन सागर के बारे में तो बहुत अच्छे से। तो ये सीमा इसकी किसके साथ लगती है? कैस्पियन सागर के साथ लगती है। तो यहाँ पर कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और क्या है? इधर ईरान है। इन देशों के साथ इसकी सीमा क्या होती है? स्पर्श होती है। दोबारा देख लीजिएगा, आपको और कुछ समझ में आ जाएगा। ईरान के साथ सीमा लगती है, कैस्पियन सागर है, इधर कजाकिस्तान है, इधर उज्बेकिस्तान है, और यहाँ पर क्या पड़ती है? इसकी राजधानी स्थित है। और इधर ये अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और यहाँ पर है अफगानिस्तान, इनके साथ इसकी सीमा क्या होती है? साझा होती है। चलिए जरा अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले नीदरलैंड भी देख लीजिएगा। नीदरलैंड एक तरफ जर्मनी, एक तरफ बेल्जियम, और इधर जो है नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर के साथ इसकी सीमा क्या होती है? साझा होती है। तो रोटरडम यहाँ पर स्थित है, अम्बेस्टरडम यहाँ पर स्थित है। यह यहाँ की क्या है? राजधानी है। ये यहाँ की क्या है? राजधानी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं मेरे मित्रों। दुबई एक्सपो 2020 का समापन हो गया है। अगला विश्व एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। दुबई एक्सपो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, 2020 का नाम था, और 6 माह तक ये एक्सपो चला। कितने माह तक? 6 माह तक इस दुबई एक्सपो का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में दुबई में, कहाँ पर? दुबई में ही इसका आयोजन किया गया था। भारत की ओर से कई नेताओं ने इसमें भाग लिया था, जिसमें हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर जो है, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। अलग अलग मंत्रालय के मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 का जो हमारा कार्यक्रम है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, वो जापान के ओसाका, जापान का एक शहर है जिसका नाम क्या है? ओसाका।
जापान के ओसाका में क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। 2025 में जापान के ओसाका में आयोजन किया जाएगा। बीच में जो जापान में एक ऊपर द्वीप है, नीचे द्वीप है, इसके बाद 2 द्वीप यहाँ, तो ये बीच वाला द्वीप है, यहाँ पर टोक्यो, ओसाका ये सब शहर है। तो इसी पर आपका कौन सा द्वीप ये स्थित है, ओसाका शहर स्थित है। और इस ओसाका में इस एक्सपो का, विश्व एक्सपो 2025 का क्या किया जाना है, आयोजन किया जाना है। मेरे हिसाब से ये बात आपको याद रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, ये देख लीजिएगा, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर, अलविदा दुबई एक्सपो अब जापान के ओसाका में मिलेंगे। तो यहाँ पर लगभग ये कहा जा रहा है कि 2.30 करोड़ लोगों ने 6 माह के दौरान एक्सपो को विजिट किया। 96 एक्सपो साइट्स पर विभिन्न इवेंट का आयोजन हुआ। 30,000 से अधिक कार्यक्रम हुए। देशों के पेविलियन भी बने, भारत का भी एक पेविलियन बना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 माह तक चले दुबई एक्सपो 2020 का गुरुवार को रंगारंग समापन हो गया। एक्सपो को 3 अलग अलग साइट पर आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन किया गया। ग्रैमी विजेता गायिका नोरा जोन्स और पॉप सिंगर क्रिस्टीना एगुइलेरा ने प्रस्तुतियां यहां पर दी थी। और अब देखिए हमारा जो सवाल है वो ये रहा, अगला विश्व एक्सपो 2025 में जापान के ओसाका शहर में क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बस, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना। अभी कहाँ पर आयोजित हुआ, तो दुबई में आयोजित हुआ। अगला कहाँ पर होगा, तो अगला जो है वो जो जापान के ओसाका में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल क्या है, देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर 1 अप्रैल जो है, इस 1 अप्रैल को क्या किया जाता है, रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना तो कब हुई थी, तो ये बात आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है कि सब 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और जब स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर था, कलकत्ता में था। कलकत्ता में इसका मुख्यालय स्थित था। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कलकत्ता से लेकर के मुंबई जो मुख्यालय वो कब पहुंचा, मुंबई जो है वो मुख्यालय कब ट्रांसफर किया गया, तो ध्यान रखना 1937 में, 1937 में जो है वो इसका मुख्यालय यहाँ पर क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। 1937 में इसका मुख्यालय यहाँ पर बना, कलकत्ता यहाँ और मुंबई यहाँ। तो ये अप्रैल 1935 में भारत का सबसे बड़ा बैंक कह सकते हैं, बैंकों का बैंक यानी बैंकों का बाप इसे कह सकते हैं। तो 1937 में इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था, तो 1935 में इसका ट्रांसफर मुंबई में कर दिया गया था। तो आज देश का सबसे बड़ा बैंक है ये। चलिए जरा इसके बारे में थोड़ी डिटेल और जानते हैं, आपके सामने मैंने कुछ रखा है, जरा देख लीजिएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना, देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसके संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। वर्ष 1926 में जब हिल्टन यंग कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया, तब डॉक्टर अंबेडकर ने बैंक की कार्य पद्धति और दृष्टिकोण इसके सामने रखा था। इसके बाद वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई। आरंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो 1937 में मुंबई में हो गया। तो ये मुंबई में कब पहुंचा, ये बात आपके सामने मैंने रख दी है, 1937। तो स्थापना कब हुई और कब मुख्यालय ट्रांसफर हुआ, तो स्थापना 1935 में आपको याद हो ही गई होगी मेरे हिसाब से, 1935 में तो स्थापना, और 1937 में इसका कार्यालय स्थानांतरित होकर कहाँ आ गया, तो ये स्थानांतरित होकर आ गया भैया मुंबई में। मुंबई, और ये मुंबई कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में। और कलकत्ता कहाँ पर, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में था। तो मेरे मित्रों, आज की क्लास में मैंने कुछ सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की और मैंने बहुत अच्छे सवाल आज आपके सामने हमेशा ही रखे हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो आप अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अगली क्लास में कुछ नए सवालों को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।